हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। बेटा आपका सभी अर्जुनाज का स्वागत है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के लेक्चर नंबर 5 में। अभी तक हम स्टैटिक फ्लूइड के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मैंने प्रेशर समझाया था स्टेशनरी कंटेनर में। डायनेमिक कंटेनर में फ्लूइड रेस्ट में ही था। फ्लूइड थोड़ी ना बह रहा था यार, लिक्विड एंड गैस को हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड थोड़ी ना फ्लो कर रहा था, फ्लूइड कंटेनर में था। कंटेनर चल रही थी, मूविंग कंटेनर में फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में था, उसमें प्रेशर वेरिएशन की हमने बात की। उसके बाद हमने बैरोमीटर पढ़ा, मैनोमीटर पढ़ा और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कंसेप्ट को समझा। आज के लेक्चर में हमारा गोल है फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करना। फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करना। फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है साहब? व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन। लेकिन एक खास बात ध्यान रखना है, जब तक हम स्टैटिक फ्लूइड और डायनेमिक फ्लूइड्स की बात कर रहे होंगे, तब तक हमारी जो फ्लूइड होगी वो आइडियल होगी। तब तक फ्लूइड क्या होगी? आइडियल फ्लूइड होगी। आइडियल फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज है? इसमें नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन फोर्स एक नहीं होता है। और फ्लूइड फ्रिक्शन को कहते हैं विस्कोसिटी, मतलब नॉन विस्कस। नॉन विस्कस और नॉन कंप्रेसेबल, मतलब ये कंप्रेस नहीं होता। इसकी डेंसिटी जो होगी वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ऐसा नहीं कंटेनर में लिक्विड रखते उसको दबा दिया तो दब जाएगा और वॉल्यूम यहां से लेके यहां तक कम हो जाएगा ना। इनकंप्रेसेबल, नॉन कंप्रेसेबल मतलब इनकंप्रेसेबल और नॉन विस्कस इसकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है साहब। अब होता है बहुत पहले जो रामलाल ने एक धंधा शुरू किया था, बहुत पहले नहीं, अभी अभी फ्लूइड में दूध बेचने का। लेकिन उसमें दूध में उसको भारी नुकसान हो गया। पहले तो उसने रोटेशनल मोशन में सब्जी बेचा, बट वो सब्जी में भी भारी नुकसान हो गया, टॉर्क नहीं सीख पाया था। उसके बाद उसने दूध बेचा, दूध में डेंसिटी के कंफ्यूजन की वजह से उसको फिर से भारी नुकसान हो गया। अब रामलाल बेचारा फटेहाल स्थिति में आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया। तो रामलाल ने क्या सोचा कि चलो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि गार्डनिंग का बिजनेस करते हैं। गार्डनिंग के बिजनेस में क्या करेंगे साहब? तो हम बहुत छोटे छोटे फूल उगाएंगे और फूल बेचेंगे। वैसे भी आजकल के जो नए जमाने के जो बच्चे हैं वो बहुत ही गिफ्ट देते हैं, बुके देते हैं, तो ये बहुत चलता है आजकल। तो रामलाल ने सोचा कि चलो हम एक काम करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे फूल के उसने गमले खरीद के लाए और उसको लगा दिया जमीन में। ठीक है। अब पानी भी डालना होगा उसमें, है ना। तो रामलाल पाइप लेके आया, लेकिन रामलाल का पाइप निकला थोड़ा छोटा। रामलाल क्या किया कि घर के कनेक्शन से पाइप को कनेक्ट करके लाया पानी डालने के लिए। अब घर से पाइप यहीं तक पहुंच रहा। रामलाल बेचारा परेशान, बोले अरे यार ये तो फिर खर्चा बढ़ गया। अब हमें नया पाइप लाना पड़ेगा जो उस पौधे तक पहुंच पाए। पानी तो यहीं तक पहुंच रहा है और पानी देखो धकाधक यहाँ गिर रहा है। रामलाल बेचारा बड़ा परेशान कि अब मैं क्या करूं, मुझे नया पाइप लाना पड़ेगा। क्या आप रामलाल को कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि रामलाल तू ऐसा कर ले? आज जो आप एक्चुअल में सजेस्ट कर रहे हो कमेंट में जरूर लिखना। वो वही काम, वही चीज हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। सर क्या पढ़ेंगे? एक बात नोटिस करो, कैसे पानी बह रहा है? हाँ बह रहा है सर, पानी निकल के बह रहा है, मतलब डायनेमिक कंडीशन में, चलते हुए कंडीशन में पानी आ गया। हाँ, तो उसी की हम कंसेप्ट समझेंगे। और जो आप कहने वाले हो ना कि सर ये कर देगा रामलाल तो उसका काम चल जाएगा, नया पाइप लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका हम फिजिक्स पढ़ेंगे। मतलब आप जो डेली लाइफ में देखते हो, समझते हो, जानते हो, उसी का फिजिक्स पढ़ना है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस आपको नहीं पढ़ना, समझ रहे हैं आप? तो बताइए रामलाल को क्या करना चाहिए? क्या नया पाइप लाना ही पड़ेगा? तो आज के लेक्चर में हम फील ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स लेंगे। फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है, उसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझेंगे और बर्नौलीज इक्वेशन का फील लेंगे। बेसिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझ के इस पे सवाल करेंगे, क्वेश्चंस ऑन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे साहब हम करेंगे पीएचडी इन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड फील ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। फील ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन बहुत ही वर्सेटाइल है। फ्लूइड डायनेमिक्स 3-4 लेक्चर तक चलेगा, 3 लेक्चर तक चलेगा। उस 3 लेक्चर में आज तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत छोटा है, उसको हम समझेंगे, उस पर कुछ सवाल करेंगे 5-6। इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज को भी हम थोड़ा सा समझेंगे।
ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां मेंशन कर देता हूं, ये आपको याद रखना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड ऑन द मास कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेटा ये बेस्ड है, और ये है बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। तो ये दो चीजें हमें पढ़नी है। उससे पहले लास्ट लेक्चर में स्टैटिक फ्लूइड के बर्नौलीज वाले केसेस में एक दो होमवर्क दिया था, और स्पेशल केस उसके एक दो और हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये आइस है और आइस के अंदर है एयर बबल। अगर मान लीजिए आइस के अंदर कुछ एयर बबल्स है, अंदर खाली जगह वैक्यूम है, और वो फ्लोट कर रहा है, आइस जब कंप्लीटली मेल्ट कर जाएगा तो वाटर लेवल का क्या रहेगा? आपने क्या सोचा था, क्या आंसर सोचा था? वाटर लेवल अनचेंज्ड रहेगा, अनचेंज्ड, अनचेंज्ड व्हेन आइस विल मेल्ट, व्हेन आइस विल मेल्ट। बहुत सारे बच्चे कुछ और सोच सकते हैं, लेकिन यहां पे कंसेप्चुअली सोचिएगा बेटा। जब आइस फ्लोट कर रहा है, उसमें एयर बबल है, एयर बबल के साथ फ्लोट कर रहा है, तो यहां पे ऊपर की तरफ इस पे लगेगा बैंड फोर्स और नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इक्वेशन बनेगा, ऊपर बैंड नीचे ग्रेविटेशनल। ऊपर जो बैंड फोर्स है Fb और नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg। ये क्या है? तो mg तो सर वेट ऑफ आइस है। इसमें आप एयर बबल का भी आइस इंक्लूड कर रहे हैं क्या? नहीं बाबा, एयर बबल बहुत छोटा छोटा है, और एयर की डेंसिटी आइस के कंपेयर में वैसे भी 1000 टाइम्स कम। एयर की डेंसिटी नेग्लेजेबल है, तो सर एयर प्रेशर कैसे लगाता है जब एयर की डेंसिटी नेग्लेजेबल मानोगे? तो एयर प्रेशर इतने हाइट की वजह से थोड़ी नहीं लगता है, एयर प्रेशर पूरे इन्वायरमेंटल हाइट की वजह से लगता है, जहां तक इन्वायरमेंट जा रहा है नेट प्रेशर है वो। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पे जो एयर प्रेशर लग रहा है 180 वो कितने हाइट की वजह से लग रहा है? एयर कॉल्यूम पूरे इन्वायरमेंट की हाइट की वजह से लग रहा है, जहां तक इन्वायरमेंट जा रहा है। मतलब अगर मैं एक छोटू से में एयर का वेट देखूं तो नेग्लिजिबल है। तो ये वेट ऑफ आइस है बस। और यहां पे क्या है? वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर। तो इस आइस क्यूब ने, जिसके अंदर एयर बबल है, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, उसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया? खुद अपने वेट के बराबर, एयर बबल के वेट के बराबर नहीं, अंदर में एयर बबल। अब जब आइस मेल्ट होगा, आइस मेल्ट होगा, आइस मेल्ट होगा तो क्या बनेगा? आइस मेल्ट्स फॉर्म्ड वाटर, फॉर्म्ड वाटर। कितना वाटर बनाएगा? सर जितना आइस का वेट था, एयर बबल से तो कुछ बनेगा नहीं, तो जो आइस का वेट था वही वाटर बनाएगा। और हटाया क्या था? वाटर। बनेगा क्या? वाटर। आइस के वेट के बराबर वाटर बनेगा, आइस के वेट के बराबर वाटर हटाया था। इसके अंदर में कैविटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बेटा, ये पूरा डूब जाता ना तो कितना वाटर हटाता? पूरे खुद के वॉल्यूम के बराबर, और अंदर में जो कैविटी है वो भी तो अंदर में ही है, उसके बराबर वाटर हटाता। लेकिन तो फ्लोट कर रहा है ना, पूरा तो डूबा नहीं, तो हम तो टोटल वॉल्यूम लेंगे नहीं, हम तो वो वॉल्यूम लेंगे जहां से वाटर हटा है। और इसको कितना वाटर हटाने की जरूरत है? बी ऑनेस्ट, कितना वाटर हटाने की जरूरत है ऊपर फ्लोट करने के लिए? अपने वेट के बराबर। और आइस के वेट में एयर बबल का वेट होगा नहीं, आइस के वेट में एयर बबल का वेट होगा नहीं, तो ये कंडीशन आएगा। क्या आपको फील आया ये बात? हेंस वाटर लेवल रिमेन्स अनचेंज्ड, हेंस वाटर लेवल रिमेन्स अनचेंज्ड। अब एक दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे ये वाटर बबल वाली केस नहीं है, ये वाटर बबल वाला केस नहीं है। यहाँ पे एक लिक्विड है, लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड विच इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। एक ऐसे लिक्विड की डेंसिटी है, आयल नहीं है, आयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। यहाँ पे हमने वाटर और आइस का कॉम्बिनेशन देख लिया। वाटर के सरफेस पे जब आइस फ्लोट करता है और आइस मेल्ट हो जाए तो वाटर लेवल क्या रहता है? सर अनचेंज्ड। वाटर लेवल क्या रहता है? अनचेंज्ड। वाटर में अगर आइस फ्लोट कर रहा है, आइस मेल्ट होगा तो वाटर लेवल अनचेंज। आयल में फ्लोट कर रहा था तो वाटर लेवल नीचे गया था। अब एक ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, और उसमें ये आइस फ्लोट कर रहा है। इसमें तो आइस फ्लोट ही करेगा, पक्की बात है। अगर वाटर में आइस फ्लोट कर रहा था, अब लिक्विड की डेंसिटी और डेंस्ड हो गई, लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से भी ज्यादा है, तो आइस फ्लोट करेगा। अब जब ये आइस मेल्ट होगा, देन वाटर लेवल विल, व्हेन आइस मेल्ट, व्हेन आइस मेल्ट्स, देन लिक्विड लेवल, लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, लिक्विड वाटर नहीं है, देन लिक्विड लेवल विल, लिक्विड लेवल विल। और देखो बेटा,
फ्लूइड एक मुश्किल चैप्टर है क्योंकि इसमें पानी का फील लेना थोड़ा सा टफ है, नॉट वेरी मच इजी, नॉट वेरी मच इजी, क्योंकि अभी तक आप ऑब्जेक्ट, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट को फील करना आसान है, सॉलिड ऑब्जेक्ट को भागते हुए देखना आसान है, लेकिन पानी की डायनामिक्स समझना थोड़ा मुश्किल है। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। अगर आपसे 30% क्वेश्चन हो रहे हैं, नए क्वेश्चन 50% हो रहे हैं, 70% हो रहे हैं, 80% हो रहे हैं, दैट्स गुड। आप पहली बार पढ़ रहे हो बेटा। एक बच्चा कहता है मैसेज करके, सर मेरे से ना इतने सवाल नहीं हो रहे हैं, तो क्या चाहते हो? जितने रोटेशन में हुए थे, रोटेशन आपको ज़्यादा समझ आया था, और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं हमारा लोड बढ़ता जाता है, दिमाग में चीज़ें बढ़ती जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इंसान हैं तो प्रॉब्लम होगा। अब ये बताओ ना कि जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे तो आपके दिमाग में कितनी चीज़ें थी? सर काइनेमेटिक्स से स्टार्ट ही किया था आपने, यूनिट डायमेंशन काइनेमेटिक्स, उसके बाद एनएलएम पढ़ा, उसके बाद रोटेशन पढ़ा, ग्रेविटेशन पढ़ा, सॉलिड पढ़ा, अब फ्लूइड पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी पीछे की चीज़ें हो गई, और इतना केमिस्ट्री में भी बढ़ गया, इतना बायोलॉजी में बढ़ गया, तो हमारे दिमाग में चीज़ें भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। तो एक दिन में पीएचडी नहीं होती। आप अभी सीख रहे हैं बेटा, पहले सीखिए। जितनी जोरदार तरीके से आपने आर्किमिडीज के सवाल किए हैं, बताइए, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और 50 सवाल में से अगर आपके आर्किमिडीज के 10 सवाल नहीं होते हैं, 40 सवाल हो जाते, तो बी हैप्पी, यू आर जेम, तुमने कर दिखाया। 40 सवाल किए बेटा, अगर तुम 50 के 50 कर देते तो तुम तो फिर मास्टर ही हो, बच्चे थोड़ी ना हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड मास्टर, सॉरी टीचर एंड स्टूडेंट? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है एक बच्चे में और एक टीचर में? टीचर एक चीज जो पढ़ा रहा है और 10 साल से पढ़ा रहा है, तो नींद में भी आएगा तो लिख देगा, वो लिख देगा, इसका ये मतलब नहीं कि उसका आईक्यू लेवल बहुत बेहतर है, उसने रट लिया है, और आई एक्सेप्ट, इसमें कोई बुराई नहीं, भले मेरे में लाख बुराइयां हैं, मुझे बोलना नहीं आता, मैं डांट देता हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब बेइज्जती कर देता हूँ, हाँ वो सारी बुराइयां हैं, वो होती है, कोई इंसान में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराइयां होती है, लाख बुराइयां, लेकिन ये बात समझने की कोशिश करिएगा, जो आईक्यू लेवल की बात है वो आपसे भी कम है मेरा, लेकिन आप तो जोरदार करते हो सर सवाल। हाँ मैं जोरदार करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मेरा आईक्यू लेवल बेहतर है। मैं एक ही काम को अगर 10 साल से कर रहा हूं तो मैं जोरदार करूंगा ही ना। तुम तो अभी अभी 11th में आए हो, तुम तो पहली बार देख रहे हो, शायद तुम इस काम को लगातार 10 साल से कर रहे होते तो तुम मेरे से ज्यादा बेहतर होते। और यंग जनरेशन हमेशा ज्यादा स्मार्ट होता है, तुम्हारा आईक्यू लेवल मेरे से ज्यादा बेहतर है ना, वो फन वाली बात, मजाक वाली बात, वो सब अलग है, लेकिन तुम्हारा आईक्यू लेवल मेरे से बेहतर है। लेकिन जब आप डांटते हो तो ऐसा लगता है कि मेरे से खराब इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। बेटा वो भी एक पार्ट ऑफ टीचिंग है। आप इतने लंबे समय से हमारे साथ हैं, हमने 8 चैप्टर पढ़े हैं, तो आप तो समझ गए होंगे ना। वो अपने एक एक्साइटमेंट में होते हैं समझाने के, किसी पीक पे होते हैं, बहुत छोटा सा लाम राल टाइप वाला सवाल आता है जिसको मैं बहुत पहले 4 बार बता चुका होता हूँ, तो अचानक से अनकॉन्शियस ब्रेन में होने की वजह से हम रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम एक नॉर्मल स्टेट में नहीं होते, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ। मैं बहुत ही कॉन्शियस होकर भी बात कर रहा हूँ, हाईली कॉन्शियस स्टेट में बात कर रहा हूँ, बहुत आराम से कूल होके अपने दिमाग में पहले सोच रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ, बहुत ही कॉन्शियस होकर बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम वो होते ही नहीं जो एक्चुअल में है। हमारा स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल अलग होता है। हम पूरी जान लगा के किसी चीज़ को हर तरीके से फील कराने के लिए, विजुअलाइज कराने के लिए कोशिश करते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो दिमाग में कैलकुलेशन चलता है, सब कुछ चलता है, सामने कैमरा होता है, और फिर आप एक ही चीज़ जो मैंने 10 बार बताया पूछ लेते तो हम डांट देते, ठीक है, उसे समझने की कोशिश करिए, वो एक अलग चीज़ है। अब उस छोटी सी एक 10 सेकेंड की बात निकाल के बोले कि सर मास्टर बहुत खराब है चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपने अगर 50 में से 40 सवाल कर लिया तो बहुत बड़ी बात है।
आप एक्चुअल में जेम है, आपने सीखा है, आपकी आईक्यू लेवल बहुत जोरदार है, मास्टर की नहीं है। मास्टर 50 सवाल में से तो 60 कर देगा, सवाल में भी नई चीज बता देगा। क्यों? क्योंकि 10 साल से वो काम कर रहा है। इसमें कोई हमारी ना तो बहादुरी है और ना ही इसमें कोई तारीफ वाली बात है। मैं तुम्हें अगर कोई काम बोल दूं लगातार 10 साल तक करो और आ जाओ फिर बताओ, तो तुम मेरे से ज्यादा बेहतर, तुम तो आंख बंद करके लिख दोगे सब कुछ, आंख बंद करके सब कुछ लिख दोगे। तो ये फर्क है टीचर और स्टूडेंट में। टीचर तो रोबोट हो जाता है साहब, 10 साल से एक ही चीज पढ़ा। मैं केमिस्ट्री पूछो नहीं आता, बायोलॉजी पूछो नहीं आता, मैथ पूछो नहीं आता, सिर्फ एक फिजिक्स आता है। तो 1/4 तो चीज आती मुझे, और वो भी 10 साल में सीखी है। और तुम एक दिन में मतलब पीएचडी थोड़ी ना हो जाओगे यार। अगर तुम 50 में से 25 सवाल भी कर रहे हो ना, तो सीखा ही है ना। आज से पहले 25 सवाल तो नहीं होते, बिना पढ़े तो 50 में से एक भी नहीं होते। आज 50 में से 25 हो रहे हैं। एक बार और रिवाइज करोगे, अच्छे से समझोगे, कुछ गलती करोगे, कुछ सीखोगे। दिस इज द स्टेप ऑफ लर्निंग। इनपेशेंट मत हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 50 में से 2 भी सवाल हुए ना, तो तुमने सीखा ना। एक बात बता, तुमने सीखा ना, 2 सवाल तो तुम कर पाए ना भाई। एक बार और उसको पढ़ो अच्छे से। और पता है, जैसे एक भी सवाल ना होता हमें लगता कि यार मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, अगला सवाल तो कर ले, उसको छोड़ दे, रहने दे। हो सकता है कि वहां पे कोई चीज होगी जो मिस कर रहा है, अगला सवाल हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप मंद बुद्धि हैं, आपका आईक्यू लेवल बहुत जोरदार है। आप अगर रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है तो आपके कामचोरी की वजह से नहीं मिल रहा है, आपकी आसकत की वजह से नहीं मिल रहा है, आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, रिजल्ट पहले चाह रहे हैं। एक दिन में ही आप चाह रहे हैं कि आप शक्तिमान बन जाए, आप सुपरमैन बन जाए। अरे भाई, आईक्यू लेवल बहुत जोरदार, इसका मतलब ये नहीं कि आप शक्तिमान सुपरमैन बन जाएंगे एक दिन में। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठंड रखिए। चलिए बताइए, लिक्विड लेवल बिल। तो लिक्विड लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अब सुनिए ध्यान से। इनिशियली जब हम बात करें, इनिशियली, तो यह पता है आपको कि कोई भी चीज अगर फ्लोट कर रहा है बेटा, फ्लोट कर रहा है, तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगेगा और ऊपर बैंड फोर्स लगेगा। ये तो पक्की बात है, नॉर्मल 0 होगा। लिक्विड ने ऊपर बैंड लगा है, नीचे एमजी लगा है। एमजी को क्या लिख सकते हैं? एमजी को लिख सकते हैं वेट ऑफ आइस। बहुत सिंपल सा, वेट ऑफ आइस, ये एमजी, और इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड। कौन सा लिक्विड? वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। आइस उतनी ही लिक्विड हटाएगा जिस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट आइस के वेट के बराबर हो जाएगा, और आइस फ्लोट करता रहेगा। आइस की डेंसिटी बेटा क्या है? कम है, बहुत कम है आइस की डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है। तो जब आइस जाएगा अंदर, थोड़ा लिक्विड हटाएगा, कुछ वॉल्यूम से लिक्विड हटाएगा, यहां से यहां तक इस वॉल्यूम से इसने लिक्विड हटाया, थोड़ा खुद के कम वॉल्यूम से लिक्विड हटाया। हां, खुद के कम वॉल्यूम से लिक्विड हटाया, ऊपर कुछ हिस्सा इसका फ्लोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, कम वॉल्यूम में डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए डिस्प्लेस लिक्विड का वेट और आइस का वेट बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसने हटाया क्या था? लिक्विड। उस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट का फॉर्मूला क्या होगा? सर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, वॉल्यूम वी जो अंदर में था, जो यहां डूबा था, यही तो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, इनटू जी, ये होगा। अब जब आइस मेल्ट होगा तो क्या बनेगा? ये मेल्ट होकर क्या बनेगा? सर, लिक्विड, लेकिन वो पानी बनेगा। लिक्विड, वाटर भी तो लिक्विड है, वाटर में बनेगा। तो वेट ऑफ वाटर, कितना वाटर बनेगा? कितना वाटर बनेगा? सर, आइस के वेट के बराबर। तो वाटर के वेट को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बना है, इंटू जी बराबर रो वी इनसाइड इंटू जी। जी से जी काट दो, पहले हटा ही दो इसको, जी जी लिखने की जरूरत नहीं, तुम जानते हो, स्मार्ट हो, कई बार काट चुके हो। अब बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा है? सर, वाटर के कंपेयर में इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये वॉल्यूम कम लेगा और यहाँ पे वाटर की वॉल्यूम ज्यादा होगी, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम है। रो इंटू वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अब देखो ध्यान से, रो वी बराबर कांस्टेंट है, वाटर का रो वी, लिक्विड का रो वी बराबर है। अब जानते हो कि लिक्विड की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो लिक्विड का वॉल्यूम कम होगा। मतलब उसने कम वॉल्यूम में से लिक्विड हटाया था, लेकिन जब पानी बनेगा तो उस वॉल्यूम से ज्यादा पानी बनेगा, हेंस लिक्विड लेवल विल अप। हेंस लिक्विड लेवल विल अप। जो पानी बना है वो ज्यादा वॉल्यूम का बनेगा डिस्प्लेस लिक्विड के वॉल्यूम से, हेंस लिक्विड लेवल विल गोज अप, विल गोज अप।
इसका एक शानदार ट्रिक बताता हूँ, है ना, ये तो एम स्टार है ही, एक ट्रिक बताता हूँ, तुक्का, जिसको हम तुक्का कहते हैं, ये एम स्टार कंसेप्ट है, तुक्का बताता हूँ। आइस वाटर में फ्लोट कर रहा है, अगर लिक्विड वाटर है तो डेंसिटी, लिक्विड वाटर है, जो लिक्विड है वो वाटर है तो लेवल अनचेंज है। अगर लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, आयल है, तो लेवल नीचे जाएगा, डेंसिटी कम लेवल नीचे जाएगा। और लिक्विड की डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है तो लेवल अप जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट, कई बार ये सवाल पूछते हैं कि एक पॉन्ड है या एक बकेट है, उसमें एक छोटा सा बोट रख दिया हमने, है ना, पॉन्ड ही समझो, पॉन्ड में ही बोट आएगा और वो फ्लोट कर रहा बढ़िया। इसमें कुछ आयरन बॉल्स हैं, आयरन बॉल है इसमें, आयरन बॉल्स, वो भी अंदर में इसके साथ फ्लोट कर रहे हैं, आयरन बॉल्स। अगर मैं आयरन बॉल को रिमूव कर दूं, आयरन बॉल विल थ्रोन आउटसाइड, देन वाटर लेवल विल राइज और फॉल। एक तो इसको लॉजिकली समझो, बहुत सिंपल सा केस जो तुम विजुअलाइज करते हो उस हिसाब से समझो। ऐसे समझो कि मान लो कि ये बोट है, ये बोट है और इस वाटर में फ्लोट कर रहा, ठीक है बेटा, चलो ठीक है सर। बोट फ्लोट क्यों कर रहा है? क्योंकि बोट ने जो लिक्विड हटाया है उसका वेट बोट के वेट के बराबर होगा तो फ्लोट कर रहा है, फ्लोट तो तभी करता है, ठीक है सर। अब यहां से अगर तुम कोई भी आयरन बॉल इसमें डाल देते हो, ये आयरन बॉल पहले नहीं था, बाद में तुमने इसमें रखा, तो जैसे ही आयरन बॉल रखोगे तो बोट और आयरन बॉल मिलाकर नेट वेट क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे सर बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा आयरन बॉल रख दिया आपने, जैसे यहां पे वेट बढ़ेगा, ठीक है, तो नीचे जाएगा। अब अगर इसको फ्लोट करना है तो वाटर ज्यादा डिस्प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कंडीशन में आप यही तो बताते हो कि ऊपर की तरफ जो बायन फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, सिंपल सी बात है। अगर तुम एक्स्ट्रा आयरन बॉल इसमें डालते जाते हो तो नेट बोट प्लस आयरन बॉल जो फ्लोट कर रहा है उसका वेट हो जाएगा mg, जो बढ़ेगा, आयरन बॉल डालोगे तो mg बढ़ेगा, mg बढ़ेगा तो ये ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करा के बायन फोर्स बढ़ा लेगा और बायन फोर्स mg के बराबर रहेगा जब तक ये फ्लोट कर रहा है तब तक, ठीक है सर। मतलब ज्यादा वाटर हटाएगा, बायन फोर्स बढ़ा मतलब डिस्प्लेस लिक्विड का वेट बढ़ेगा, मतलब ज्यादा वाटर हटाएगा, ज्यादा वाटर यहां से हटाएगा ऐसा मतलब ये नहीं कि पी गया, खा गया, जल गया, हटाया वहां से, तो जैसे ही वो डालोगे तो थोड़ा नीचे जाएगा और नीचे जाएगा तो यहां से लिक्विड लेवल ऊपर बढ़ेगा, तो लिक्विड लेवल विल गोज अप, लिक्विड लेवल विल गोज अप जब आप एक्स्ट्रा आयरन बॉल इसमें बोट में डालोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो बहुत सारे एक्स्ट्रा आयरन बॉल इसमें है, अब आयरन बॉल को आप बाहर हटाओगे तो नीचे वाला mg क्या होगा, डिक्रीज ड्यू टू रिमूव्ड आयरन बॉल, ड्यू टू आयरन बॉल इज रिमूव्ड, ड्यू टू आयरन बॉल इज रिमूव्ड, mg डिक्रीज करेगा, तो बायन फोर्स जो ऊपर लग रहा है वो डिक्रीज करेगा जब आप आयरन बॉल को हटाओगे, बाहर फेंकोगे, तो बायन फोर्स क्या हो जाएगा, कम होगा, बायन फोर्स कम हो जाएगा मतलब ये कम लिक्विड हटाएगा। अब पहले इसने ज्यादा लिक्विड हटाया था तो नीचे था, अब जैसे आयरन बॉल हटाओगे तो कम लिक्विड हटाएगा, कम लिक्विड हटाने की जरूरत है, बायन फोर्स कम हो रहा, तो जो आयरन लिक्विड हटाया था वो यहां पे गया था, वो इसके स्पेस को भरने आएगा वापस। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ये नीचे दबा हुआ था, आयरन बॉल हटाओगे तो थोड़ा ऊपर उठेगा, हाँ सर ऊपर उठेगा, तो लिक्विड इसके स्पेस को भरने आएगा, हेंस लिक्विड लेवल विल गोज डाउन, लिक्विड लेवल विल गोज डाउन। यहां पे देखो बहुत आसान सा कंडीशन बताता हूं, जैसे देख लो यही तो है, ये तुम्हारा बोट समझ लो, देखो ये बोट समझ लो, और इसके ऊपर जब मैं ये डालूंगा तो क्या होगा सर, ये नीचे थोड़ा दबेगा और जितना आयरन बॉल इसमें डालते जाओगे नीचे दबता जाएगा। इसमें बॉक्स भी है, इस बॉक्स को मैं खोल लेता हूँ, है ना, ये बॉक्स को जैसे ही खोलूंगा तो ये नाव टाइप बन जाएगा। अब ये रहा, देखो अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ तो थोड़ा नीचे गया है, और डालूंगा, तो बहुत आसान है भाई, तो बहुत आसान है। फोन डाल देता हूँ, ले इसमें फोन ही डाल देता हूँ, ले डूब ही जाएगा ये तो देखो जैसे जैसे इसमें एक्स्ट्रा वेट डालते जाओगे, लो
जैसे जैसे इसमें एक्स्ट्रा वेट डालते जाओगे ये नीचे दबेगा, वाटर डिस्प्लेस करेगा, तो नीचे से वाटर डिस्प्लेस हो गया तो साइड वाइज तो लेवल बढ़ाएगा ही। और यहां से हटाओगे चीजों को, तो जब चीजों को हटाओगे तो इसका नेट वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जब यहां से चीजों को हटाओगे, यहां से हटाओगे, तो नेट वाइंड फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। नेट mg क्या होगा, डिक्रीज। वाइंड फोर्स डिक्रीज, मतलब कि जैसे जैसे हटाओगे ना थोड़ा ऊपर उठेगा, तो लिक्विड इसके जगह को भरने आएगा। अब इसमें दो सवाल पूछते हैं, आयरन बॉल को बाहर फेंक दूं या इसके अंदर ही डाल दूं तो क्या होगा। इसके अंदर ही डाल दूं तो क्या होगा। देखो आयरन बॉल की, आयरन की डेंसिटी इतनी हाई होती है कि अगर आप इसमें डाल रहे हो तो आयरन बॉल खुद पानी थोड़ी ना हटा रहा है। आयरन बॉल अगर डायरेक्ट डालोगे तो डूब जाएगा, लेकिन बोट में डालोगे तो तैरेगा। अब आयरन बॉल की मास बहुत ज्यादा होती है लेकिन डेंसिटी बहुत कम होती है। अब मास बहुत ज्यादा है तो इसको ज्यादा लिक्विड हटाना पड़ेगा फ्लोट करने के लिए, तो इसलिए हम नाव बहुत चौड़ा बना देते हैं। तो डायरेक्ट आयरन बॉल तो वाटर डिस्प्लेस नहीं कर रहा, बोट वाटर डिस्प्लेस कर रहा है। अब डायरेक्ट अगर आयरन बॉल को डाल दोगे तो इसका नेग्लिजिबल वॉल्यूम होगा, क्योंकि डेंसिटी बहुत हाई होती है। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वॉल्यूम इसका बहुत कम होगा। अगर तुम डायरेक्ट डाल दोगे तो ये नेग्लिजिबल वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो सर बैलेंस कैसे होगा, बैलेंस कहाँ होते तो डूब जाएगा आयरन बॉल, यहां पहुंच जाएगा। इसका mg बहुत ज्यादा है, बाइंड फोर्स बहुत कम होगा, तभी तो डूब रहा है। डायरेक्ट आयरन बॉल को डाल दोगे तो बाइंड फोर्स तो बहुत कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम उसका नेग्लिजिबल है। हाँ, बहुत कम वाटर हटाएगा। यहाँ था जो ज्यादा वाटर हटा रहा था, अपने वेट के बराबर हटा रहा था। डायरेक्ट डाल दोगे तो अपने वेट के बराबर वाटर नहीं डिस्प्लेस करेगा वो। हाँ, तो इसके अंदर डालो या बाहर डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अंदर डालेंगे तो थोड़ा वाटर डिस्प्लेस करेगा ना, वो नेग्लिजिबल है। मास इसका बेटा बहुत हाई होता है। आयरन बॉल भारी होगा, मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है, कम है। अगर तुम यहां डाल रहे हो तो इसका मास बहुत ज्यादा है, फ्लोट कराने के लिए इस आयरन बॉल के बराबर ये बोट लिक्विड हटाएगा, तभी ये आयरन बॉल को फ्लोट करा पाएगा। तो ज्यादा लिक्विड हटाया था, तो इसी बात है। आयरन बॉल को बैलेंस करना है तो आयरन बॉल के मास के बराबर लिक्विड हटाया था, बोट जाके वाटर हटाया था। अगर मैं इसको उठा के डायरेक्ट इसमें डाल दूं तो इसमें बोट में नहीं डाला, डायरेक्ट डाल दिया तो डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो खुद अपने इसी वॉल्यूम से वाटर हटा पाएगा जो कि बहुत कम है, तो निग्लिजिबल वाटर डिस्प्लेस होगा। यहाँ था तो ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस हुआ था, यहाँ निग्लिजिबल होगा। तो डायरेक्ट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से हटाओगे तो ऊपर जाएगा बोट, लिक्विड इसके स्पेस को फिल करने आएगा, तो लिक्विड लेवल क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा। तो अंदर डालो या बाहर डालो कोई फर्क नहीं होता। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर अगर यहाँ से बोट से आयरन बॉल निकाल के उसी पानी में डाल दिया और बाहर फेंक दिया तो केस अलग लग जाए। नहीं, बाहर फेंक दो, बाहर से लाके रखे थे, बाहर फेंक दो, तो समझ आ गया। बाहर फेंकोगे बोट ऊपर उठेगा, यहां पे लिक्विड लेवल बढ़ने आएगा, लेवल डाउन जाएगा, ये वाला लेवल डाउन जाएगा। अरे पानी यहीं से साइड वाइज जाएगा ना। और अंदर भी फेंकोगे तो अंदर उसका वॉल्यूम इतना कम है कि वो जो पानी डिस्प्लेस करेगा वो बहुत कम करेगा। जब वो बोट में था तो अपने मास के बराबर किया था, तो अल्टीमेटली यहां पे पानी ज्यादा ही आएगा। इसके अंदर डालने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा जोरदार चीज। एक सवाल ऐसा पूछते हैं कि मान लो एक लिक्विड है, एम्स में सवाल पूछा था, एक कंटेनर में लिक्विड है और यहां पे एक बहुत तगड़ा सवाल है, मोमबत्ती है, कैंडल है। क्या है बेटा, कैंडल है। कैंडल के ऊपर हाइट है L1 और नीचे हाइट है L2। अब ये कैंडल लगातार बर्न हो रहा है, धीरे धीरे उसका जो वैक्स है, मोम है, वो पिघलेगा। मोम क्या होगा, पिघलेगा। तो L1 L2 की वैल्यू क्या होगी, L1 L2 की वैल्यू क्या होगी। जब ओवरऑल पिघलेगा तो ऊपर वाटर लेवल के जो ऊपर है फ्रैक्शन वो तो कम होगा, L1 विल डिक्रीज। और जैसे जैसे मोम बर्न होके पिघल जाएगा, खत्म हो रहा है, तो वेट कम हो रहा है। हाँ सर, वेट डिक्रीज होगा। अगर इसका वेट डिक्रीज होगा तो वेट बराबर बाइंड फोर्स होगा, क्योंकि फ्लोट कर रहा है तो वेट डिक्रीज होगा। वेट डिक्रीज होगा तो बाइंड फोर्स डिक्रीज होगा। अरे भाई मोमबत्ती है, जल जाएगा तो खत्म होगा उसका वेट, तो धीरे धीरे नेट वेट डिक्रीज हो रहा, तो बाइंड फोर्स डिक्रीज होगा। बाइंड फोर्स लग किसकी वजह से रहा था सर, इस लेंथ की वजह से, देन L2 विल ऑल्सो डिक्रीज। बाइंड फोर्स को क्या लिखोगे, रो VG, और वॉल्यूम होगा तुम्हारा एरिया इंटू इनसाइड वॉल्यूम। तो इनसाइड वॉल्यूम टोटल मोमबत्ती तो है नहीं, L2 है, तो रो A इंटू L2G। अब मुझे बताओ, अगर वेट डिक्रीज हो रहा तो इस तरफ
इसमें से कोई एक क्वांटिटी डिक्रीज होना चाहिए, तभी ये ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होगा। जी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट, तो L2 डिक्रीज होगा। तो आंसर क्या आएगा? बोथ L1 एंड L2 विल डिक्रीज। कितना इजी है, बोथ L1 एंड L2 विल डिक्रीज। सो मच इजी मैन, सो मच इजी। चलिए अब आते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स में। जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तो सबसे पहले याद रखिएगा, फ्लूइड डायनेमिक्स में हम आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड को हम एक ऑब्जेक्ट की तरह मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इनकम्प्रेसेबल होता है, इनकम्प्रेसेबल होता है। ऐसा नहीं कि वो दब जाएगा, वो फिक्स वॉल्यूम लेके चलेगा। दूसरी बात है कि एक लेयर दूसरे लेयर पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, वो नॉन विस्कस होता है। नॉन विस्कस का मतलब उस पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लग रही होगी? 0। अगर ऐसा है तब जाके जो फ्लूइड का मोशन होगा उसको हम स्ट्रीमलाइन मोशन कह सकते हैं। उसको हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रीमलाइंड मोशन। स्ट्रीमलाइन मोशन। स्ट्रीमलाइन मोशन के लिए क्या जरूरी है तो समझिए, यहां पे डेफिनेशन लिखा है, व्हेन अ लिक्विड फ्लोज सच दैट each particle of the liquid passes a given point, moves along the same path, has the same velocity as the preceders had at that point। मान लो कि ये पाइप है। अब पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मान लीजिए कुछ ऐसा पाइप लेता हूं, हॉरिजॉन्टल पाइप लेता हूं, ऐसा पाइप लिया मैंने। अब इस पाइप में जब लिक्विड यहां से फ्लो कर रहा होगा, पूरे पाइप के क्रॉस सेक्शन अंदर एरिया से मैंने यहां पे लिक्विड डाला, कुछ यहां से लिक्विड अंदर गया किसी वेलोसिटी v1 से। अब जब लिक्विड आगे जाएगा तो देखो ये कंप्रेस हो रहा है, पाइप का एरिया नैरो होता जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लिक्विड की वेलोसिटी यहां पे कुछ v2 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब आगे जाओगे तो यहां पे वेलोसिटी कुछ v3 हो जाएगी। तो क्या कह सकते हो कि अगर ये फ्लो कर रहा है लिक्विड तो v1 मस्ट बी v2 और v3? नो। यहां पे आप कहोगे v1 इज नॉट इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3, तो क्या वेलोसिटी अलग अलग हो गई तो हम इसको स्ट्रीमलाइन नहीं कह सकते? नहीं, स्ट्रीमलाइन कह सकते। स्ट्रीमलाइन मोशन का कंसेप्ट ये होता है कि वाटर और लिक्विड या फिर कोई गैस मॉलिक्यूल्स के मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे। हाँ सर, मिलियंस ऑफ पार्टिकल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लिक्विड का एक एटम तो होगा नहीं, मिलियंस ऑफ एटम होंगे। अब ये स्ट्रीमलाइन मोशन तभी कहलाएगा जब ये वाला एटम जब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी v2 थी। अब आगे गया तो इसकी वेलोसिटी कुछ बदल जाएगी, लेकिन ये एटम जिसका वेलोसिटी यहां पे v1 है, जब यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी v2 होनी चाहिए। ये एटम जो किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रैंडम v से मूव कर रहा, वो जब यहां पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी v2 होगी। मतलब ऑल द एटम ऑफ लिक्विड will have v2 velocity at point P, ये P। तो इसकी वेलोसिटी यहां पे v2 ही होगी, इसलिए कह रहा है when liquid flows such that each particle or atom of liquid passes a given point, moves along the same path में चल रहा है, सारे पार्टिकल सेम पाथ में चल रहे हैं, किसी इस पॉइंट को जब क्रॉस करते हैं, has the same velocity as the preceders, मतलब आगे का लिक्विड जो गुजरा है इस पॉइंट से, उसकी वेलोसिटी जितनी यहां पे थी, जितने एटम आएंगे उसकी वेलोसिटी उतनी ही अगर होगी तो हम इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन। और समझाता हूं, इधर फोटो बना के और समझाता हूं तो फील समझ जाएगा। जैसे कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ऐसे मैंने उसका लिक्विड का पाइप ऐसे है, पाइप ऐसा है, ऐसा पाइप है। अब यहां से पानी फ्लो कर रहा, ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ऐसे फ्लो कर रहा, ऐसे फ्लो कर रहा। तो यहां पे देखो पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है। हर पॉइंट पे ए पे, बी पे, सी पे और डी पे जो वेलोसिटी होगी वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी, इज नॉट इक्वल टू वी थ्री, इज सॉरी वी सी। स्पीड की बात करें या पूरे प्रॉपर वेलोसिटी की बात करें, ये सब सेम नहीं है ना। यहां पे वेलोसिटी सेम नहीं होगा, डायरेक्शन भी देखो अलग अलग है। लेकिन जितने भी एटम ए पे आएंगे सारे एटम की वेलोसिटी वी ए होगी ए पे। ये एटम जो आज वीबी से फ्लो कर रहा था, जब यहां था तो उसकी वेलोसिटी वी ए रही होगी। ये जो वीसी से जा रहा है, जब यही एटम ऐसे ही गया होगा ना, ये एटम अभी वीसी वेलोसिटी बता रहा है, लेकिन जब यहां था तो उसकी वेलोसिटी वी ए रही होगी। ये कहना चाह रहा है
ऑल द पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल हैं जो इसे गुजर चुके हैं, जो गुजर रहे हैं या गुजरेंगे कल, ऑल द पार्टिकल विल हैव सेम वेलोसिटी va एट ए, जितने भी मिलियंस लाखों करोड़ों अरबों खरबों जितने पार्टिकल हैं लिक्विड के, जब वो ए से गुजरेंगे तो उसकी सबकी वेलोसिटी वी रही होगी। इसको कहते हैं हम स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए स्ट्रीम लाइन्स बनाते हैं। ये कुछ स्ट्रीम लाइन्स बनाते हैं, जैसे ये पाइप है, क्या है, पाइप है, तो इसका जैसे हम फील्ड लाइन्स बनाते हैं ना, जो आप पढ़ोगे आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाते हैं, वैसे ही इस लाइन बनाते हैं, इस लाइन में फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे छोटा एरिया है तो लाइंस पास है, जब स्ट्रीम लाइंस पास होते हैं तो वेलोसिटी हाई होती है, जब स्ट्रीम लाइन दूर हो जाते हैं तो वेलोसिटी लो होती है। स्ट्रीम लाइन जस्ट पार्टिकल के वेलोसिटी के प्रोफाइल को बताता है कि पार्टिकल ऐसे जा रहा था तो ये वेलोसिटी लाइंस हो गए। वेलोसिटी लाइन को ही हम स्ट्रीम लाइंस कहते हैं। वेलोसिटी लाइंस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइंस कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम लाइन। अच्छा, स्ट्रीम लाइन पे जहां भी टेंजेंट प्लॉट करेंगे, है ना, टेंजेंट ऑन स्ट्रीम लाइन, टेंजेंट ऑन स्ट्रीम लाइन क्या बताएगा? खुद बोलो, स्ट्रीम लाइन क्या बताएगा? टेंजेंट ऑन स्ट्रीम लाइन विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी। टेंजेंट ऑन स्ट्रीम लाइन विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी। इस स्ट्रीम लाइन पे कहीं भी टेंजेंट प्लॉट करो तो ये वेलोसिटी को ही तो बता रहा है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम लाइन जो कभी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए क्या क्या प्रॉपर्टी है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ स्ट्रीम लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी वो स्ट्रीम लाइन के टेंजेंट प्लॉट करने से पता चलेगा। इन ए स्टेडी फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो का ही दूसरा नाम है स्टेडी फ्लो, है ना। स्टेडी फ्लो को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब समझ आया क्या होता है? हाँ सर, पाइप के अंदर सारे एटम की वेलोसिटी हर जगह पे सेम होती है। बकलोल। पाइप के अंदर किसी एक पॉइंट पे सारे एटम की वेलोसिटी सेम होगी। कभी वहां से कोई एटम गुजरा होगा, वो भी वी से गुजरेगा, गुजर रहा है वो भी वी से। जो दूसरा एटम कहीं और है उस पॉइंट पे आएगा तो सब वी वेलोसिटी जाएगा। ऐसा नहीं होता कि कहीं मंदिर है तो जो लोग आएंगे वहां पे माथा टेक के जाएंगे, आगे शंकर भगवान के यहाँ माथा टेक के जाएंगे, फिर उधर हनुमान जी वहां माथा टेक के जाएंगे। तो ऐसा है कि जितने भी एटम होंगे वो किसी एक पॉइंट को उसी वेलोसिटी से क्रॉस करेंगे, मतलब पॉइंट की स्पेसिफिक वेलोसिटी है। नो टू स्ट्रीम लाइन्स कैन क्रॉस ईच अदर, फॉर इफ दे डू सो two tangent can be drawn at the point of intersection. It means the oncoming fluid, वहां पे जो फ्लूइड आएगा, oncoming fluid particle can goes either one way or other, thus the flow would not be steady. मतलब मान लो दो स्ट्रीम लाइन यहां पे एक दूसरे को कट करे, स्ट्रीम लाइन 1, स्ट्रीम लाइन 2। अब इस स्ट्रीम लाइन पे टेंजेंट प्लॉट करोगे स्ट्रीम लाइन 1 पे तो ये टेंजेंट आएगा, और इस वाले स्ट्रीम लाइन 2 पे टेंजेंट प्लॉट करोगे तो ये आएगा। मतलब यहां पे दो पॉसिबल स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को ऐसे कट कर रहा, मतलब यहां पे दो वेलोसिटी हो सकती है। अब पार्टिकल जो आएगा वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो स्ट्रीम लाइन नहीं हुआ ना, फ्लो स्ट्रीम लाइन नहीं हुआ। तो इन स्ट्रीम लाइन और स्टेडी फ्लो टू स्ट्रीम लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। अरे दादा, या देखो कि कोई दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ऐसा होगा क्या? एक स्ट्रीम लाइन ऐसे जा रहा था और यहां से एक स्ट्रीम लाइन ऐसा हो गया, तो ये स्टेडी फ्लो नहीं होगा। हाँ, ऐसा होता है एक्चुअल में, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे, ऐसा नहीं देखा तुमने, बहुत सारे जैसे वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा होगा कि पंप से जब पानी फ्लो कर रहा था, है ना, तो चंपक चाचा के पीठ पे लग गया तो जाके चिपक गया उधर। उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, स्ट्रीम लाइन नहीं, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे तुम नदी बह रही है कहीं और उसमें बीच में हाथ लगा दो, तो हाथ लगा दोगे तो यहाँ पे जो एयर का फ्लो, सॉरी वाटर का जो फ्लो है ऐसे टकरा के इधर उधर कहीं भी रैंडम जा सकता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रीम लाइन इधर जा रहा है, एक स्ट्रीम लाइन इधर जा रहा है, तो एक स्ट्रीम लाइन पे टेंजेंट इधर वेलोसिटी को बताएगा, इधर वेलोसिटी को बताएगा। तो कोई भी एटम जो यहां पहुंचेगा उसकी दो पॉसिबल डायरेक्शन है, लेकिन स्ट्रीम लाइन कहता है नहीं, एक पॉइंट पे सारे एटम की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, इसलिए दो स्ट्रीम लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, है ना। फ्लूइड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ स्ट्रीम लाइन। देखो, फ्लूइड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ स्ट्रीम लाइन, बट इट मे बी डिफरेंट एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सेम स्ट्रीम लाइन। हाँ, इट मे बी डिफरेंट, मैं मस्ट डिफरेंट थोड़ी ना लिख सकता हूं, ऐसा भी तो हो सकता है सीधा चल रहा हो, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो, तो यहां पे वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी सेम हो जाएगा, लेकिन ये सेम रहे ये जरूरी नहीं है। यहां पे वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सारे एटम की वेलोसिटी यहां पे v होगी, सारे एटम की वेलोसिटी यहां पे v होगी, सारे एटम की वेलोसिटी यहां पे
वीसी होगी। कितना इजी है यार। नेक्स्ट, फ्लूइड वेलोसिटी इज ग्रेटर एट द रीजन वेयर स्ट्रीम लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड। सही बात है। स्ट्रीम लाइंस जो तो बना आइटम के फ्लो के लिए वो बहुत ज्यादा पास पास है, तो वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। यहाँ वेलोसिटी मान लो v1 है, यहाँ पे v2 है, तो तुम कह सकते हो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी v2 के कंपेयर में। कहाँ? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीम लाइंस क्या है? पास पास है। स्ट्रीम लाइन इतना दूर दूर जाएंगे, पर स्ट्रीम लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड। दिस कैन बी प्रूव्ड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये हम प्रूव करेंगे, है ना, अपकमिंग सेक्शन में नहीं, आज ही हम प्रूव करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम ये प्रूव करेंगे। चलिए देखिए प्लीज। दिस कैन बी प्रूव फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या? कि स्ट्रीम लाइन जब पास पास होते हैं तो वेलोसिटी ज्यादा होती है, स्ट्रीम लाइन जब दूर होते हैं तो वेलोसिटी कम होती है। यह है आपका जो आज का मेन टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या कहता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि मान लीजिए कि हमने एक पाइप लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया वेरिएबल है। ऐसा है पाइप, देखो यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। अब अंडर स्टेडी कंडीशन, अंडर स्टेडी कंडीशन, स्टेडी कंडीशन का मतलब है कि कंटिन्यूअसली यहां से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी इसमें से मैंने पानी डालना शुरू किया है तो जब यहां से पानी डालना शुरू करूंगा तुरंत थोड़ी नहीं निकलेगा। पानी धीरे धीरे फ्लो करेगा, बहेगा, यहां पहुंचेगा तो बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं, कंटिन्यूअसली यहां से पानी फ्लो कर रहा। ठीक है, पानी फ्लो कर रहा, तो पूरा पाइप पानी से भरा हुआ है। यहां से पानी अंदर जा रहा, अंदर जाने की वेलोसिटी को मैं वीपी बोल देता हूं और यहां की एरिया को मैं एपी बोल देता हूं। क्यू पॉइंट से जब लिक्विड बाहर निकल रहा तो वेलोसिटी था वी क्यू और इसका एरिया होगा ए क्यू बोल देता हूं। तो किसी भी इंस्टेंट पे जितना वाटर का मास यहां पे अंदर जाएगा, क्या उतना ही वाटर का मास यहां से पर सेकेंड बाहर निकलेगा? मास फ्लो पर सेकेंड इन इनसाइड एरिया is equal to mass is flowing outside from this outer area. मास पर सेकेंड पाइप में जितना अंदर जाएगा, मास पर सेकेंड पाइप से उतना ही बाहर निकलेगा। सर कैसे? यही तो है कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास अंदर डालोगे पाइप में उतना मास बाहर निकलेगा। सर नहीं आया, एक बात बता, अंदर में पानी पीने वाला कोई बैठा हुआ है क्या? ये फुजरी बैठा है क्या? इतने छोटू से जाके यहां पे बैठ गया ऐसे मुंह खोल के पानी पी रहा है? तो नहीं, फुजरी अंदर तो आदमी नहीं बैठा हुआ है सर, लेकिन सर फिर भी नहीं आया। वाटर इनकम्प्रेस हो सकता है क्या? नहीं सर, वाटर तो इनकम्प्रेसिबल है। अच्छा ऐसा थोड़ी ना, यहाँ पे पानी डाला, यहाँ से दूध निकल रहा। वाह यार, चमत्कारी पाइप। यहाँ से पानी डाल रहा है, यहाँ पे दूध निकल रहा, आधा दूध आधा पानी निकल रहा, तो दूध को अलग कर लिया, पानी को अलग कर लिया। ऐसा थोड़ी ना होगा यार। यहाँ से पाइप फूटा हुआ है क्या? यहाँ से पानी डाल रहे, कुछ पानी यहाँ से बह गया, कुछ पानी यहाँ से बह गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ना तो पानी जलेगा, ना तो पानी फटेगा, ना तो पानी लीक कर रहा है, ना तो पानी दूध बन रहा है। तो हो क्या रहा है? जितना वाटर का मास पर सेकेंड आप अंदर डालेंगे उतना ही वाटर का मास पर सेकेंड यहां से बाहर निकलेगा। सही बात है। अब मान लीजिए कि यहां से वाटर गया, बहुत छोटे से dt टाइम में ये लेंथ कवर किया dl, इन वेरी स्मॉल dt टाइम, इन वेरी स्मॉल dt टाइम। तो ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, अब मान लो डेंसिटी रो है, तो रो तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है, ना तो खींच सकता है ना तो कंप्रेस हो सकता है। तो छोटे से dt टाइम में कितना मास अंदर गया होगा लिखो। तो कितना मास अंदर गया होगा? मास को लिख सकते हैं हम डेंसिटी, रो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन बाहर भी लिख लेंगे या अंदर लिख ले पहले तू। लो डी बाहर, एम को क्या लिखेगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा सर? एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया एपी, यहाँ की एरिया एपी इंटू छोटा सा लेंथ डीएल, छोटा सा लेंथ डीएल ये लिख लेता है। ये वॉल्यूम हो गया बटा dt बराबर, यहां पे देखोगे कितना मास पर सेकंड बाहर गया, तो डी डेंसिटी बोलो, रो वॉल्यूम बोलो, यहां से छोटे से टाइम में कितना लेंथ बाहर गया है, तो डीएल छोटा सा लेंथ मान लिया, एरिया बोलो एपी लेंथ डीएल बटा dt। ये समझ आया कि नहीं है? अरे मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे छोटा सा मास लिखना है, तो छोटा सा मास में छोटा सा इधर डेंसिटी तो वही रहेगा कांस्टेंट, छोटा सा वॉल्यूम लिखना है। तो एरिया तो यहां से यहां तक बहुत छोटे से लेंथ में एरिया तो कांस्टेंट ही मानेंगे, एरिया एपी इंटू लेंथ डीएल, ये एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया। तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है सर, अब सुनो, रो बाहर निकाल लो,
कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाता है, छोटे से लेंथ में एरिया भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर टर्म देखो क्या होगा, रो ए पी बाहर निकल गया, अंदर बचेगा डीएल बाई डी टी बराबर रो ए क्यू बाहर निकल गया, ये क्यू का एरिया इनटू क्यू के पास जो डीएल बाई डी टी होगा। बेटा डीएल बाई डी टी पी पॉइंट पे चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या इसकी वेलोसिटी को बताएगा लिक्विड के। हाँ, लिक्विड कितना तेज भाग रहा है वो क्या होता है, रेट ऑफ स्पीड, अगर रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे छोटा सा लेंथ डीएल पी पॉइंट पे और बटा डी टी पी की वेलोसिटी होगा, लेंथ अपॉन टाइम बेटा डीएल बाई डी टी स्पीड होगा, रो से रो पहले काट दो तो ये होगा ए पी इंटू वेलोसिटी एट पी इज इक्वल टू, इसको इससे मत काट देना, ये पी पॉइंट की डीएल है और ये क्यू पॉइंट का डीएल है, तो ये होगा ए क्यू इंटू वेलोसिटी एट क्यू, ये रिलेशन आएगा। ए पी वी पी इज इक्वल टू ए क्यू वी क्यू। एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो एरिया इंटू वेलोसिटी, ए वी पी पॉइंट पे और ए भी क्यू पॉइंट पे, इसको हम रेट ऑफ मास फ्लो भी कह सकते हैं। रेट ऑफ मास फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट, कैसे, तो डीएम बाई डी टी जितना अंदर गया उतना बाहर गया, मतलब डीएम बाई डी टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास पर सेकेंड कांस्टेंट है। या दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मास फ्लो में देखिए डीएम बाई डी टी में अगर मैं रो बाहर निकाल दूं, इनकम्प्रेसिबल रो कांस्टेंट रहेगा। हाँ तो रो तो कांस्टेंट है, तो अंदर में क्या बचा, अगर डेंसिटी कट गया तो अंदर क्या बचा, मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो अंदर वॉल्यूम बचा, तो इसको हम रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो भी कह सकते हैं। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, क्योंकि डेंसिटी तो काट दिया ना तूने दोनों तरफ, तो अंदर वॉल्यूम ही तो बचा है, तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इज इक्वल टू ए इंटू वी बराबर कांस्टेंट। इसीलिए आपने जब बोला था तो आपका जवाब रहा होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है कि सर रामलाल को बोलो चिंता ना करे। क्या कहोगे, रामलाल को बोलो चिंता ना करें। क्यों साहब, सर पाइप को ना बोलो थोड़ा दबा देगा, तो पाइप को जैसे ही दबा देगा तो पाइप की एरिया कम हो जाएगी, तो वहां से निकलने वाली फ्लूइड की वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाएगा और पानी यहां ना गिर के सीधा गमले में जाके गिरेगा। आप क्या कह रहे हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट कह रहे हैं, यही कह रहे हैं आप, एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट कह रहे हैं, और एरिया इंटू वेलोसिटी जस्ट वॉल्यूम होगा। क्यों, देखिए यहां पे रो तूने कैंसिल कर दिया, मास में अगर रो काट दिया तो बचा के एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया बटा डी टी, तो एरिया बाहर डीएल बाई डी टी वेलोसिटी, तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो ही तो है। एरिया इंटू लेंथ क्या है, छोटा सा वॉल्यूम बटा डी टी कॉन्स्टेंट है, तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो को एरिया इंटू वेलोसिटी कहते हैं। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो को क्या कहते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, कैसे, तो ये वेलोसिटी और ये एरिया कैसा बनेगा ग्राफ, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। अगर मान लो पाइप बहुत बड़े एरिया का है और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं पाइप का एरिया छोटा होता जा रहा है, तो यहां पे जो वेलोसिटी लिक्विड की होगी, अच्छा कंडीशन ये है कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है पूरे पाइप से स्टेडी स्टेट में फ्लो कर रहा हो, ऐसा नहीं यहां से भी पानी डाले, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहां से निकल ही नहीं रहा, अरे अंडर स्टेडी कंडीशन, यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, तो जैसे जैसे तुम आगे जाओगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, v2 इज ग्रेटर देन v1 होगा, और यहाँ पे स्ट्रीम लाइन दूर दूर होंगे, यहाँ पे स्ट्रीम लाइन पास होंगे, तो स्ट्रीम लाइन जितना पास जाते हैं वेलोसिटी उतनी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब कभी अगर ऐसा सवाल हो कि पाइप ऐसा बनाओ, एक पाइप जा रहा और ये दो हिस्से में आगे बढ़ रहा, ऐसा और ऐसा, इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2, इसका एरिया है A3, और यहां से लिक्विड अंदर आ रहा, कहां से लिक्विड अंदर आ रहा, देखिएगा ध्यान से, यहां से लिक्विड अंदर आ रहा, यहां से भी लिक्विड अंदर आ रहा, चल सर यहां से भी लिक्विड अंदर डाल रहा हूं। हाँ, अब जितना मास पर सेकेंड लिक्विड का यहां से अंदर जाएगा, यहां से अंदर जाएगा और यहां से भी अंदर जाएगा, दोनों मिलकर यहां से बाहर आएगा, तो कहीं ना कहीं से तो बाहर आना ही चाहिए नहीं तो होगा कैसे, तो यहां से बाहर आ रहा, तो बताओ क्या यहां पे एवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, हाँ कांस्टेंट रहेगा। यहां पे वेलोसिटी अगर हम v1 मानते हैं A1 पे, A3 पे वेलोसिटी v3 मानते हैं और यहां वेलोसिटी v2 मानते हैं, तो जितना मास पर सेकंड यहां से अंदर आया, यहां से अंदर आया, दोनों मिलकर यहां से बाहर निकल रहा, तो सिंपल इक्वेशन होगा A1 v1 वॉल्यूम फ्लो टोटल इनसाइड, मतलब A1 v1 प्लस A3 v3 बराबर A2 v2।
बराबर A2V2। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो टोटल इनसाइड बराबर रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो टोटल आउटसाइड। AB का प्रोडक्ट जितना अंदर आएगा AB का प्रोडक्ट बाहर जाएगा, तो अंदर आने वाला यहां दोनों से, बाहर जाने वाला अकेला ये। इसी पे सवाल नीट में पूछ लिया था। एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल देखो आइडियल लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप एज शोन इन अ फिगर, फाइंड द वैल्यू V। V यहां है, देखो V अकेला है, ये V की वैल्यू पूछिए। अब देखो ध्यान से, यहां से एरो अंदर दे रहा है, मतलब यहां से फ्लूइड अंदर जा रहा, यहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा और यहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा। तो बताओ क्या टोटल AV इनसाइड बराबर टोटल AV आउटसाइड, यही होगा। अब ये कहां से ड्राइव हुआ है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ड्राइव हुआ है। यहां पे एरिया बोलो सर, एरिया A, वेलोसिटी 4, टोटल इनसाइड की कहानी हो गई। यहां से एरिया 1.5 है, मतलब 3/2 A, और वेलोसिटी V हमें निकालनी है, प्लस वहां से भी आउटसाइड जा रहा 8/10 0.8 है बेटा, तो 8/10 A इंटू वेलोसिटी 3। अब ये V हमें निकालना है। सबसे पहले A से A काट दो, तो ये हो जाएगा 4 - 24/10 इज इक्वल टू 3/2V। इसको इधर ले आया, 10 एलसीएम लोगे तो 40 - 24, तो ये हो जाएगा आपका 16/10 इज इक्वल टू 3/2 ऑफ V। 2 से कैंसिल करोगे तो ये 5 आ जाएगा, 15, तो V इज इक्वल टू 16/15। 16/15 तो कुछ 1.1 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ जाएगा। कैलकुलेशन फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, समझ में आया कि नहीं है। अब इसी बात है, वेलोसिटी कम ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी लिक्विड निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, 4 से, यहाँ पे 3 से, तो यहाँ पे 1 के आसपास आया। सही बात है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, ये सवाल बहुत आसान है। लिक्विड फ्लोइंग इन अ ट्यूब फ्रॉम द लेफ्ट राइट एज शोन इन अ फिगर A1 एंड A2 आर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द ट्यूब एज शोन, द रेशियो ऑफ स्पीड V1 एंड V2। यहाँ पे एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, अंदर जा रहा है। यहाँ पे एरिया A2 है, वेलोसिटी V2, तो सीधा लिख सकते हैं V1 A1 बराबर V2 A2। हमें पूछा V1/V2, तो ये V1, ये V2 नीचे आ जाएगा। V1/V2 इज इक्वल टू A2/A1। बस हमें ये याद रखना है कि AB का प्रोडक्ट एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा PV कांस्टेंट, तो P1V1 बराबर P2V2। उसी तरह से A1V1 बराबर A2V2। यहाँ का एरिया इंटू यहाँ का वेलोसिटी का प्रोडक्ट वहाँ का एरिया इंटू यहाँ के वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका B। कितना इजी है ये। आपको AIPMT 2013 में सवाल पूछा था, नहीं नीट 13 में, पहले नीट होता था, क्या होता था शायद AIPMT होता था पहले, जो भी है 2013 का सवाल है ये। द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ ए स्प्रे पंप, स्प्रे पंप का एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, हैज रेडियस कैपिटल R। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब का रेडियस है बेटा कैपिटल R, वन एंड ऑफ विच हैज N फाइन सोल। अब इसके ऊपर जो पंप है, इसके ऊपर यहां पे N फाइन सोल्स हैं, यहाँ पे फाइन होल्स है, यहाँ ऐसे ऐसे तो दबाते होते हैं, यहाँ से निकलता है। ईच ऑफ रेडियस स्मॉलर, एक छोटे 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 फाइन सोल्स है जिसका रेडियस है स्मॉलर। इफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इज V। अब जैसे मैं यहाँ पे पंप करूंगा तो लिक्विड ऊपर भागेगा V से। द स्पीड ऑफ द इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल्स, तो यहां से किस वेलोसिटी से, होल से किस वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर आएगा, ये आपसे पूछा है। इसका एग्जांपल ये रहा ना, ये रहा, ये रहा, ये है आपका सिलेंड्रिकल ट्यूब। देखिए ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल ट्यूब, सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप, स्प्रे ही तो है, स्प्रे पंप। ये रहा सर, यहां से लिक्विड नहीं है, ये तो गैस है ना, फ्लूइड है ना। वन एंड विच हैज द N फाइन सोल्स, देखिए यहां पे छोटे छोटे होल्स है, देखिए दिख रहा, अपने वाले में देखना, चल हैं दिखाओ सर, दिखाओ ना सर, अपने वाले में देखना। अच्छा तुम्हारे पास तो होगा ही नहीं, सो मच गरीब, कोई बात नहीं। देख इधर, इसमें होल्स है छोटे छोटे। अब जैसे मैं इसको दबा रहा हूं, तो दबाने से क्या हो रहा है कि यहां से फ्लूइड ऊपर उठ रहा होगा किसी V वेलोसिटी से, और हर छोटे छोटे होल से V वेलोसिटी से बाहर आ रहा। चलो बताओ, एकदम ही स्प्रे स्प्रे मार दिया पूरे रूम में। आओ बताओ क्या होगा सर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका एरिया होगा πr² इंटू वेलोसिटी V बराबर जितना फ्लूइड ऊपर आया इनसाइड,
ऐसे आउटसाइड एक ही होल से हो रहा है कि बहुत सारे होल से हो रहा है? बहुत सारे होल से हो रहा है। एक होल से लिखेंगे वेलोसिटी v नॉट इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, और ऐसे ऐसे बहुत सारे होल के लिए जितने होल्स होंगे, n होल्स होंगे, n बार जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ोगे n बार तो यहाँ पे सिंपल n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहां से v नॉट पूछा है तो v नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा v कैपिटल आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। सर n भी आएगा, n नीचे v कैपिटल आर स्क्वायर बटा n स्मॉल आर स्क्वायर, v कैपिटल आर स्क्वायर बटा n स्मॉल आर स्क्वायर, ये आएगा c। इसको डायमेंशनली भी चेक कर सकते हो, ये रेडियस बटा रेडियस, तो रेडियस से रेडियस डायमेंशन लेंथ का कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो v स्क्वायर, तो हमने वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी का स्क्वायर थोड़ी ना निकालना है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, ये सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ होल का स्क्वायर तो हो नहीं रहा, ठीक है ना। या स्मॉल आर को कैपिटल आर रख दूंगा तो क्या होना चाहिए, ये सोच सकते हो। जो भी है आसान सवाल है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं है, बहुत आसान था। ये एम्स में सवाल पूछा, एम्स में सवाल क्या पूछा है, एक सिलेंडर है जिसमें फ्लूइड अंदर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, अंदर जा रहा है फ्लूइड 5 मीटर पर सेकेंड से, जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे जाके ये जहां से फ्लूइड बाहर निकलना वो थोड़ा नैरो हो गया और उसका एरिया होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से फ्लूइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाहर निकल रहा है, हॉरिजॉन्टली है ना, सिलेंडर ही हॉरिजॉन्टल है, फ्लूइड बाहर निकल रहा है और बाहर निकल के फ्लूइड कहीं यहां पे गिर रहा, तो यहां से जहां से फ्लूइड बाहर निकला है वहां से कितने डिस्टेंस पे जाके गिरेगा ये पूछेगा, मतलब ये रेंज आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, रेंज पूछा जाएगा। सवाल 3 स्टेप में सॉल्व होगा, लेकिन है बहुत आसान। मुझे बस इतना बता दो, क्या यहां पे फ्लूइड उतनी ही वेलोसिटी से निकलेगा जितनी वेलोसिटी से अंदर जा रहा था? नहीं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे। एरिया बताइए सर 10, वेलोसिटी बताइए 5, बराबर वहां पे एरिया बताइए 2 इंटू वेलोसिटी v, 2 से कैंसिल करोगे 5, वेलोसिटी आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। यहां पे भले ही 5 मीटर पर सेकेंड से अंदर जा रहा है, 5 गुना यहां पे एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी 5 गुना बढ़ जाएगा, बड़ा आसान। हाँ सर ये ठीक है। अब यहां पे जो भी फ्लूइड आया हॉरिजॉन्टल निकला है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकला है। अगर फ्लूइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकल रहा है, अगर फ्लूइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकल रहा है तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हो गई, एक्स एक्सिस में होगी वेलोसिटी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितने देर में फ्लूइड बाहर जाके ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा। पानी जब बाहर जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे गिरेगा, जी से नीचे एक्सेलरेट होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट इस वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है सिंपल √2h/g। ये वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा और वर्टिकल वेलोसिटी y में 0 है, तो सिंपल 2h/g। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 सेकेंड, 45 मीटर है, 3 सेकेंड निकाल लो, 3 सेकेंड टाइम लगा नीचे आने में। अभी कितना आगे जाएगा, एक्स एक्सिस में मोशन कंसीडर करो, ux इंटू रेंज, ux बोलो 25, सॉरी ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो 3, तो ये 75 मीटर आगे जाएगा। दैट्स इट। कितना ईजी है, सोच कितना ईजी है। अच्छा तुम्हारे घर में पानी आता है, पानी नल लगा है, नल, ये नल लगा तुम्हारे घर के नल का, टोटी। अब टोटी से जैसे तुम खोलते हो तो उसे पानी नीचे गिरता है, तो पानी एक्चुअल में किस डायग्राम से नीचे गिरता है, किस तरीके से पानी नीचे गिरता है ये बताओ। क्या वो सीधा पानी ऐसे नीचे आ रहा होता है, ऐसा टोटी है तुम्हारा, या पानी जब नीचे आता है तो ऐसा शावर की तरह से फैलता है, या पानी ऐसे आता है जैसे जैसे नीचे गिरता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है। कैसे पानी तुम्हारे नल में आता है, तुम्हारे नल में जब नलका में पानी आता है तो किस तरीके से पानी नीचे गिरता है। बहुत सारे बच्चे जवाब देते ए, जो कि गलत है। बच्चे कहते हैं सर 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 बी हमारे घर में ऐसे आता है। अबे तुम्हारे घर में नलका ही नहीं है, तू युगांडा की घाटी से काला पानी लेके आता है, काला पानी को 4 दिन तक गर्म करता है, तब वो सफ़ेद होता है, वही पीता है, उसी से नहाता है, और नहाता भी है तू 4 महीने में एक बार। तू क्या जाने नलका क्या होता है बे, एक्चुअल में पानी ऐसे आता है। छोड़ रामलाल, ऐसे आता है, सी सही है। सर हमारे घर में तो ऐसे नहीं आता है, ऐसे ही आना चाहिए, फिजिक्स यही कहता है। सर हमारे घर में ऐसा आता है। सर क्या बात कर रहा हूँ, तो सुन, वो तू सावर की बात कर रहा है जहाँ पे झरना लगा होता है, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो थोड़ा टेढ़ा बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो वहाँ से पानी निकलता है ये होल से इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये अलग है। मैं एक सिंपल से नल की बात कर रहा हूँ। और पानी जब नल से ऐसे नीचे गिरता है टोटी से, तो ऐसे ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएगा ग्रेविटी की वजह से उसका स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड अगर उसका बढ़ गया
तो एरिया डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि ए बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। जैसे जैसे नीचे गिरेगा उसका स्पीड बढ़ेगा तो एरिया घटेगा। ये सही है। देख ले, तुम लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। देख इधर रामलाल, ये ग्लास में पानी है, देख ग्लास में पानी। तू भी सोचेगा क्या क्या रखते हो सर उधर, अलादीन का खजाना है उधर। देख इधर, जब मैं यहां से पानी गिराऊंगा थोड़ा सा स्लो करके देखना, मैं स्लो भी गिराऊंगा तो और स्लो करके देखना कि जैसे जैसे पानी नीचे जाता जा रहा है क्या उसका पानी के गिरने की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। हाँ, और एरिया कम होती जा रही। देख तू इसको स्लो करके थोड़ा देख, यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, नीचे थोड़ा कम हो गया। स्लो करके देख तो पानी खुद गिरा के एज्यूम कर, विजुअलाइज कर। और ये होना भी चाहिए, जैसे जैसे नीचे जाएगा पानी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। उस पर एक सवाल भी पूछते हैं, तुमसे सवाल ये पूछेंगे, फाइंड रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो का मतलब क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। फाइंड रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो ऑफ वाटर एट एच। यहां से नलका का क्रॉस सेक्शन एरिया ए नॉट दिया हुआ, यहां पे वेलोसिटी बाहर निकल रहा है वी नॉट से, एट एच फ्रॉम टॉप, फ्रॉम टैप, अच्छा टैप नल, इफ एरिया ऑफ वाटर इज ए देयर, area of water at H is A and area of null is A naught। वो तो यहां पे बना दिया हमने, यहां पे बना दिया। देखो सवाल कैसे पूछ रहा है, देखो सवाल समझा दे। तो सवाल क्या है कि एक नल है, यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए नॉट, यहां से पानी निकला वी नॉट से, एच डेप्थ पे जाके यहां पे एरिया हो गया इसका स्मॉल है, एच नीचे जाकर एच डिस्टेंस पे एरिया हो गया है। तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बताओ। तो देखो ये एक डेरिवेशन टाइप है, ये डायरेक्ट नीट में सवाल यहां पे नहीं आता। नीट में सवाल क्या पूछा जाएगा, उसको डील कैसे करना वो मैं समझाता हूं, बस स्टेप बाय समझाता हूं। सुन, सबसे पहली बात, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो क्या होता है। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो क्या होता है बताओ। अरे भाई डीवी बाई डी टी, ये अगर मैं वॉल्यूम को ऐसे बोलता हूं, ये वी है तो डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। सर डीएम बाई डी टी तो जानते हैं, डीवी बाई डी टी क्या होगा। जब डीवी बाई डी टी निकालेगा तो यहां पे डेंसिटी की बात नहीं करेगा। बता रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो क्या होगा। वॉल्यूम क्या होता है, छोटा सा एरिया इनटू लेंथ। एरिया किसी छोटे से लेंथ में कांस्टेंट मानेगा, ए बाहर, डीएल बाई डी टी वेलोसिटी, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो यहां पे एरिया बोलो ए नॉट, वेलोसिटी बोलो वी नॉट, इज इक्वल टू यहां पे एरिया बोलो ए, वेलोसिटी बोलो वी। इसको मैं एक्स मान लेता हूं, ये एक्स है रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, एज्यूम कर दिया, नाम दे दिया बस। तो अगर मुझे यहां का एरिया पता है, वेलोसिटी पता है, तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो ए नॉट वी नॉट होगा। और वो ए नॉट वी नॉट उतना ही होगा जितना यहां पे था, या यहां पे उतना ही होगा जितना वहां पे था, बीच में भी उतना ही होगा, क्योंकि यही तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अब तुमसे बोल रहा है कि फाइंड रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, तो तुम ए नॉट वी नॉट लिख दो या ए वी लिख दो बस। सर लेकिन अगर मुझे वेलोसिटी ना तो वी नॉट पता है ना तो वी पता है, सिर्फ एरिया के टर्म्स में रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो लिखना है, तो क्या हम लिख पाएंगे। हाँ लिख पाएंगे, सुनिए कैसे। एज वाटर, ये तो बस कहानी लिखी, एज वाटर फॉल्स फ्रॉम टैप द वेलोसिटी ऑफ वाटर गोज ऑन इंक्रीजिंग, वेलोसिटी ऑफ वाटर गोज ऑन इंक्रीजिंग, हेंस फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी द क्रॉस सेक्शन ऑफ वाटर स्ट्रीम गो ऑन डिक्रीजिंग। बस क्रॉस सेक्शन ऑफ वाटर स्ट्रीम गो ऑन डिक्रीजिंग। अगर यहां पे एरिया ए नॉट है, इफ एरिया ए नॉट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द माउथ ऑफ द टैप, माउथ ऑफ द टैप की एरिया ए नॉट है, एंड वी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ द वाटर एट द पॉइंट, एंड ए एंड वी आर द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज एट डेप्थ एच। जहां से वाटर निकला वहां पे एरिया है ए नॉट वी नॉट, और डेप्थ एच पे इसकी एरिया हो गई है स्मॉल ए, वेलोसिटी हो गई वी। तो हमें रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बताना है, ये रहा आंसर, ये है रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, एरिया इनटू वेलोसिटी, हो गया बस खत्म। लेकिन वहां पे सिर्फ एरिया के टर्म्स में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो एक बात बताओ, क्या इक्वेशन थर्ड इक्वेशन मोशन यहां पे वैलिड होगा। हाँ, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन जी डाउनवर्ड है। अरे ऑब्जेक्ट गिराओ या पानी का छोटा छोटा एटम स्ट्रीमलाइन फ्लो में नीचे आ रहा, वेलोसिटी एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट ही होगा ना जी, तभी तो नीचे गिरा है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज करें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मुझे बताओ वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh होगा क्या। हाँ होगा, बहुत बढ़िया, बढ़िया है, होगा। यहां से v को मैं क्या लिख सकता हूं, इस v को सर x बटा a, और v नॉट को क्या लिख सकता हूं, x बटा a नॉट। तो इसको लिख सकता हूं मैं v स्क्वायर को x बटा a का होल स्क्वायर माइनस x बटा
ए नॉट का होल स्क्वायर, देखो ना वी नॉट बराबर होगा एक्स बटा ए नॉट इज इक्वल टू 2gh²। अब यहां से एक काम करो, क्या करें सर, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सर ए स्क्वायर इंटू ए नॉट का स्क्वायर, ऊपर में आ जाएगा ए नॉट का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। इस टर्म को इधर ले, एरिया वाले टर्म को, तो इसको क्या लिख सकते हूँ, ए स्क्वायर ए नॉट का स्क्वायर बटा ए नॉट का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2gh। स्क्वायर है, उधर ले जाओगे तो रूट बन जाएगा, पूरे में आ जाएगा रूट। सर यहाँ पे हम चाहें तो इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो निकाल लो, ए इंटू ए नॉट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, रूट अंडर 2gh डिवाइडेड बाई ए नॉट का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या है, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो निकाल लिया ना, एक्स रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, यहाँ की एरिया यहाँ की वेलोसिटी और एच, यहाँ की सॉरी यहाँ की एरिया और एच, इसके टर्म्स में रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो निकाल लिया। ये भी रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो है। अगर तुम्हें यहाँ पे एरिया वेलोसिटी पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर मान लो तुम्हें यहाँ का एरिया पता है और एच डिस्टेंस पे जाके यहाँ का एरिया पता है और तुम्हें रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो पूछ रहा है डायरेक्ट, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। इसमें एग्जैक्टली तुम्हें पूरा एक बार नहीं समझना, इसको 3 सवाल की तरह समझना है। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, व्हाट इज रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट इज रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। दूसरी बात, जब ये नीचे जाएगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता जाएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। क्या ये फील आ गया, हाँ सर ये आता है। तीसरा, जब ये लिक्विड नीचे गिर रहा होगा तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगा, तो v और v नॉट में हम रिलेशन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या ये समझ आया, हाँ बस इतना ही समझ, पूरा तुम्हें समझना भी नहीं है, पूरा तुम्हें समझना भी नहीं है। नेक्स्ट इज बर्नौलीज इक्वेशन। चलो तो काम करना, बर्नौलीज इक्वेशन एक बार तुम पढ़ लेना। कहां से पढ़ना, किसी किताब में या कहीं भी तुम्हें छोटा मिले या कहीं थोड़ा सा पढ़ना। सर पढ़ना ही होता तो हमसे थोड़ी ना पढ़ते, तो पढ़ के तुम्हें समझ कौन सा आ जाएगा, फील लेना कि डेरिवेशन कैसा है। और एक चमत्कारी डेरिवेशन तुम्हें कराऊंगा सिर्फ 2 लाइन में, और तुम्हारी किताबों में या कहीं भी 2 पेज में होगा, एकदम जोड़ा। तुम थोड़ा पढ़ लेना तो तुम्हें पैरामीटर्स पता चल जाएंगे, प्रेशर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फ्लूइड पाइप में कैसे फ्लो कर रहा है, थोड़ा सा ओवरव्यू। तो बस सर नहीं पढ़ेंगे, तू बस देख लेना कि डेरिवेशन कैसा है, शकल देख लेना। चल ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बर्नौलीज इक्वेशन ड्राइव करेंगे और बर्नौलीज इक्वेशन पे बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।